नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना आखिरी पूरा बजट पेश कर दिया है। परंपरा रही है कि चुनाव से पहले के बजटों में आर्थिक नीति की जगह चुनावी गणित को प्राथमिकता मिलती है। क्या मोदी 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट भी ऐसा ही है या इसने एक नई लकीर खींचने की कोशिश की है? क्या 9 साल से लगातार राज कर रही सरकार ने अपने तय किए लक्ष्यों को पूरा किया? 7 लाख तक की आय वाले लोगों को टैक्स में छूट की तो बहुत चर्चा है, लेकिन जो लोग आयकर नहीं देते यानी हमारे देश के 96% लोग, उन्हें इस बजट से क्या मिला? और बजट से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? इन सारे बिंदुओं को समेटने की कोशिश होगी आज के दी लल्लन टॉप शो में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बजट भाषण की पहली लाइन क्या थी? अध्यक्ष महोदय, मैं साल 2023-24 का बजट पेश कर रही हूं। ये अमृत काल का पहला बजट है। अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर यह देश कैसा नजर आएगा, हम उसके ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। हम एक समावेशी भारत चाहते हैं जिसमें सभी का विकास हो, खासकर युवा, महिला, किसान, ओबीसी, एससी और एसटी। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी अमृतकाल का जिक्र करते रहते हैं, वहीं से यह शब्द वित्त मंत्री के भाषण में आया। अगला कीवर्ड आता है बजट भाषण के दूसरे पैराग्राफ में, ब्राइट स्टार यानी चमकता सितारा। वित्त मंत्री कहती हैं कि कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत दुनिया भर की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद वित्त मंत्री के बजट भाषण में 153 पैराग्राफ और आते हैं, जो पहले 2 पैराग्राफ की कथनी को सरकार की करनी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। सबकी बात यहां करना नामुमकिन है, लेकिन कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। चूंकि हमारी वित्तीय समझ सीमित है, इसलिए हम ज्यादातर बातें विशेषज्ञों के हवाले से बताएंगे। कुछ बिंदुओं पर गौर करिए। अगर कर्ज की रकम को छोड़ दें तो साल 2022-23 में भारत सरकार को कुल 23,30,000 करोड़ की आय हुई। इसमें से 20,90,000 करोड़ आपके द्वारा जमा किए गए अलग अलग टैक्स से आया। सरकार का कुल खर्च था 41,90,000 करोड़, यानी देश ने घाटा उठाया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हमारा घाटा जीडीपी के 6.4% के बराबर ही रहा, यानी सरकार ने बीते साल के बजट में जो लक्ष्य रखा था उसे पा लिया। कोरोना महामारी के चलते आई मंदी और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते आए दबाव के संदर्भ में देखें तो ये अच्छी बात है कि सरकार ने घाटे का जो लक्ष्य तय किया था उसे छू लिया। सरकार चाहती है कि साल 2025-26 तक हमारा घाटा जीडीपी के 4.5% के बराबर आ जाए और उसे उम्मीद है कि यह संभव है। सरकार उम्मीद कर रही है कि साल 2023-24 में उसे 23,30,000 करोड़ टैक्स से मिलेंगे और कर्ज से इतर कुल आय होगी 27,20,000 करोड़, यानी सरकार का अनुमान है कि तमाम स्रोतों से उसकी आय तकरीबन 3 लाख करोड़ बढ़ेगी और इतना ही पैसा सरकार अपने खर्च में भी बढ़ाएगी। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि सरकार अपना खर्च बढ़ा रही है तो कहां, और सरकार बढ़ा रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये उस मद को कहते हैं जिसमें सरकार नए एसेट बनाती है, मिसाल के लिए सड़कें, रेल लाइन, बंदरगाह आदि। इस तरह के खर्च का फायदा ये होता है कि पैसा इनमें फंसा नहीं रहता। आप 100 रुपया लगाएं तो वो 2 गुने तक रिटर्न दे सकता है। वहीं अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, मसलन तनख्वाह और पुराने ढांचे को चलाने में लगने वाला खर्च, तो रिटर्न 100 से कम भी रह सकता है। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने को एक अच्छा संकेत माना जाता है। सरकार पिछले साल इस मद में कुल 10,67,000 करोड़ खर्च करना चाहती थी, लेकिन खर्च कर पाई 10,53,000 करोड़। पर सरकार के उत्साह में कमी नहीं आई है, क्योंकि इस साल उसने लक्ष्य रखा है 13,70,000 करोड़, यानी सरकार सीधे सीधे इस मद में 3 लाख करोड़ बढ़ा रही है। तो कल के अखबार में आप जिस कैपेक्स पुश की बात पढ़ेंगे उसके पीछे यही आंकड़ा है। सरकार की मंशा साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए ताकि सरकारी निवेश पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल हो। पूरे बजट में नरेंद्र मोदी सरकार इसी भावना से काम करती नजर आती है। सरकार की मंशा को स्थापित करने के बाद हम आते हैं बेसिक सवालों पर कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। सुनिए। इस बजट पे मार्केट में काफ़ी उछाल आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके दाम में फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, हमेशा आप एक चीज़ मान के चलिए कि 2 बातें होती हैं, एक मार्केट प्राइसिंग होता है और एक इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ रहा था, अभी तो खैर थोड़ा बहुत कंट्रोल में है, लेकिन इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ रहा था तो अनजाने में जो लोगों के जेब से पैसे निकल रहे थे आम खर्चों में, आम खर्चा मतलब रोज़मर्रा के आपके किचन के खर्चे जो है उस सामान में, तो मार्केट में क्योंकि इस बजट की दिशा उन्होंने दी है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी है, वो दी है कि भी जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है उसको कंट्रोल किया जाए
और प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहे, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और बना हुआ रहेगा मेरे हिसाब से। आगे के तौर पर जाने के लिए मार्केट में कई प्रोडक्ट्स जो है, मैं प्रोडक्ट की गिनती यहाँ नहीं करवाना चाहता हूँ, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स के जो है उन्होंने उनको फिजिकल बेनिफिट दिया है, उनको टैक्सेस जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है उनमें उन्होंने कमी लाए हैं। तो जो कई चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन है वो सस्ते हो जाएंगे। और तीसरा फैक्टर जो है, जो मेड इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट है, फिर दोबारा इस बजट में उछल के आया है, उसमें बेनिफिट्स काफ़ी पास ऑन किया है गवर्नमेंट ने। और इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो हमारी रोज़मर्रा का जो सामान है उसमें आपके दाम जो है वो घटेंगे तो शायद नहीं, लेकिन स्टेबल रहेंगे। यानी कि बिल्कुल आगे तक हम ये सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हमको दिखाई नहीं देगा। तो आम जनता के लिए फ़ायदेमंद है, जो मध्य वर्ग है या जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए फ़ायदेमंद दिख रहा है। अगर टैक्स स्लैब को नहीं छेड़ा गया होता तो सस्ता महंगा वाला हिस्सा बजट का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार बहुत बड़े बदलाव किए। सिर्फ टैक्स छूट ही नहीं दी गई, अब तक आपके पास जो ऑप्शन था कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से रिटर्न भरें जिसमें तरह तरह की छूट मिलती थी, या फिर तरीका था न्यू टैक्स रिजीम का जिसमें बारीक बारीक कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे एक फ्लैट रेट पर टैक्स देना होता था। भारत एक छूट प्रधान देश है, इसलिए न्यू टैक्स रिजीम को वैसा रिस्पांस नहीं मिला था। सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस न्यू टैक्स रिजीम से जुड़े, इसलिए 146वें पैराग्राफ में वित्त मंत्री ने इसके तहत टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया। हालांकि अब कई जानकार ये कह रहे हैं कि अगर आपने आयकर रिटर्न में विकल्प नहीं चुना है तो आप अपने आप नई कर व्यवस्था में चले जाएंगे, लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है जो कोई बचत नहीं करते हैं। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैब के तहत 3 लाख रुपए तक आय पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख रुपए पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% कर लगेगा, टैक्स लगेगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स है तो फिर 7 लाख तक नो टैक्स क्यों बोला जा रहा है? ये तो विरोधाभासी हो गया। तो क्लियर कर देते हैं, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है। ये स्लैब उससे ऊपर की आमदनी वालों पर लागू होंगे। फर्ज करिए कि आपकी सैलरी 12 लाख है तो पूरे 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स नहीं देना होता। उसके शुरू के 3 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगता, 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 पर 10% और उसके ऊपर 9 से 12 पर 15% टैक्स लगता है। इसे और आसान कर देते हैं, 7 लाख तक कमाएंगे तो 0 टैक्स, उसके ऊपर कमाते हैं तो ये स्लैब क्रमानुसार आपकी आमदनी पर लागू होने लग जाएंगे। अब सवाल है कि इसका फायदा क्या है? इसके लिए हमने टैक्स एक्सपर्ट और सीए विनोद जैन से बात की, सुनिए। देखिए, जो नई टैक्स स्लैब है उसमें हर टैक्स पेयर को फ़ायदा होगा, क्योंकि वित्त मंत्री ने टैक्स रेट एक तो स्लैब्स कम कर दिए हैं, पहले 6 स्लैब से 5 स्लैब कर दिए हैं और 5 स्लैब में भी टैक्स का रेट भी कम कर दिया है। तो उस हिसाब से हर आदमी को इसका फ़ायदा होने वाला है। इसको मैं देखिए सिलसिलेवार समझाना चाहता हूँ कि आपकी इनकम पहले 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, अब 7 लाख की तक की इनकम पर आपका कोई टैक्स नहीं है। तो जिन लोगों की इनकम 7 लाख से नीचे है उन्हें इन स्लैब रेट्स के बारे में जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनकी अगर इनकम 7 लाख से कम है, प्रोविडेंट फंड देने के बाद या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आप 7 लाख से नीचे चले जाते हैं, या फिर आपके मकान के लोन की किस्त है या फिर ब्याज है उसको घटाने के बाद 7 से नीचे चले जाते हैं, तो आपने कोई टैक्स नहीं देना है। आप स्लैब की चिंता मन से निकाल दीजिए। अगर 7 लाख से ऊपर की आपकी नेट इनकम बचती है तो उस समय फिर आप वापस स्लैब पर आ जाते हैं। तो पहले एग्जम्पशन लिमिट पहले 2.5 लाख थी, अब एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख कर दी है, तो आपकी टैक्स कैलकुलेट होगी 3 लाख के बियॉन्ड। काफ़ी लोगों के मन में सवाल है, जब 7 लाख तक टैक्स फ्री है तो 3 लाख से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? और कैलकुलेशन 3 लाख से शुरू होता है, लेकिन सरकार एक रिबेट दे रही है उन टैक्स पेयर को जिनकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है। उनके लिए एक स्पेशल रिबेट है, टैक्स रेट को अलग रख सकते हैं। टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स आता भी है तो भी आपको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि सरकार रिबेट दे रही है। इससे करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा। तो अंदाज़ा 60-70% लोग तो 7 लाख से इनकम में नीचे आ जाएंगे, शायद 80-90% लोग आ जाएंगे उससे नीचे। तो बैलेंस जो 10% लोग जिनकी इनकम 7 लाख से ऊपर है, सिर्फ उन्हीं को स्लैब अप्लाई करेगा। तो जाहिर है कि जिनकी आमदनी कम है उनको इससे फायदा है। एक बात और, सरकार ने इस बजट के जरिए पूरी कोशिश ये की कि ज्यादातर टैक्स पेयर नई स्कीम को चुने, क्योंकि नई टैक्स रिजीम के आ जाने के बावजूद भी ज्यादातर लोग पुरानी रिजीम पर ही कायम थे, क्योंकि उसमें बचत दिखाकर ज्यादा टैक्स बचाया जा सकता है।
इस एक पहल से ज्यादा लोग न्यू टैक्स सिस्टम को अपना लेंगे। 80C में लोग टैक्स बचाने के लिए जो सेविंग करते थे उन्हें इसकी जरूरत नहीं रह जाएगी, यानी लोग सेविंग कम करेंगे। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स को उस सेविंग पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता था, जो असल में सरकार का एक बड़ा खर्च था, उससे भी कुछ राहत मिल जाएगी। और जब सेविंग कम करेंगे तो खर्च ज़्यादा करेंगे, खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में मोबिलिटी दिखेगी, मोबिलिटी दिखेगी तो रोजगार के नए नए साधन पैदा होंगे, यानी चलायमान मुद्रा और मजबूत होती अर्थव्यवस्था। ये हाइपोथेसिस है। अब तक देश का माइंडसेट बचत प्रधान रहा है। कुछ जानकार मानते हैं कि 7 लाख वाले ऐलान के बाद ये माइंडसेट बदलने लगेगा। अब इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त तो ज़्यादा बेहतर बताएगा। लेकिन हमने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की कि ज़्यादा इनकम वाले नई टैक्स स्कीम से ज़्यादा फायदा पाएंगे या पुरानी से। सुनिए। देखिए, मैंने एक कैलकुलेशन की है जिसमें ये निकल के आया कि अगर आप एक सैलरीड क्लास हैं जिसको आप 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दीजिए, 1.5 लाख की 80C की पूरी डिडक्शन दे दीजिए और 80D की 25,000 की डिडक्शन दे दीजिए और आप कमा रहे हैं 8,75,000, तो आपके लिए दोनों ही रिजीम सेम रहेंगी। यानी कि ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया यहाँ पे। इसमें आप दोनों में से जो भी रिजीम सिलेक्ट करेंगे आपके लिए इक्वल ही टैक्स आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपके लिए न्यू रिजीम बेनिफिशियल हो जाएगी। लेकिन इस पे कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। किसी का HRA कंपोनेंट भी हो सकता है, किसी का हाउसिंग लोन हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेटर है। लेकिन हाँ, आज से पहले न्यू रिजीम में बहुत कम लोग गए हैं। मेरे हिसाब से 10 या 12% लोग होंगे जो न्यू रिजीम में शिफ्ट करे होंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट में एक डेटा लेके आए कि इतने लोगों ने न्यू रिजीम में शिफ्ट किया है। तो अब जब ये न्यू रिजीम को बेटर बनाया गया है तब मुझे लगता है कि मेरा अनुमान है 40 से 50% लोग अब न्यू रिजीम में शिफ्ट कर जाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार बजट लाती रहेगी, इसको इम्प्रूव करती रहेगी, धीरे धीरे जो ओल्ड रिजीम है उसको खत्म कर देंगे। इट विल फेड आउट। भारत की आबादी में से आयकर देने वालों का हिस्सा 4% से कुछ ही ज्यादा, यानी 96% आबादी ऐसी है जिसे इस टैक्स स्लैब के खेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी लोग सरकार के कदमों से प्रभावित होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म या फिर स्वरोजगार के लिए चलाई गई कौशल विकास योजनाएं या ग्रीन एनर्जी या प्राकृतिक खेती संबंधी ऐलान। इन्हें लेकर एक्सपर्ट्स की राय भी सुन लीजिए। चुनावी बजट का असर दिखा। वित्त मंत्री ने आज बजट में बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी रिलैक्सेशन एक मिडिल क्लास को दी है। इनकम टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, बहुत बड़ी राहत टैक्स पेयर्स को दी गई है। उसके साथ साथ पेंशनर्स को भी जो टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत दी गई है और रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी जो उनके लीव इनकैशमेंट में बहुत बड़ी राहत दी है। जब तक उनका लीव इनकैशमेंट 5 लाख रुपए तक था, वो 25 लाख रुपए तक उनको कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। उसके साथ साथ सरकार ने बाकी ग्रीन एनर्जी और प्राकृतिक खेती इसके ऊपर भी फोकस किया है। लेकिन ये सबका फायदा तभी है कि जब ये सारी जो स्कीमें हैं, सारी जो चीज़ें सरकार ने अपने बजट में रखी हैं, उनका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा। कौशल विकास के नाम पर पहले भी सरकार ने बहुत बड़े बजट रखे हैं, लेकिन वो कौशल विकास जो है वो करप्शन की भेंट चढ़ गया दिखता है। वित्त मंत्री सीतारामन ने 1 घंटे 27 मिनट में पूरे देश का बजट बताया। वित्त मंत्री के भाषण के बाद बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और गरीबों को वरीयता देने वाला बताते हुए क्या कहा, सुनिए। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। पीएम मोदी की तरह ही केंद्र सरकार में मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने भी बजट की तारीफ की, लेकिन विपक्ष इस बात से खास इत्तेफाक नहीं रखता। विपक्षी नेताओं के बयान भी सुनिए। यकीन मानिए, पहला सप्तर्षि में पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कोई एक धारा दिखा दीजिए कि इंक्लूसिव मॉडल हो।
बेरोजगारों की संख्या कितनी है? कई करोड़ में है। और आपके पास क्या मॉडल है रोजगार के लिए? तो आपने गोल गोल बातें की हैं, कोई भी ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। तो फिर ये आम बजट कैसे हुआ साहब? ये तो खास लोगों का, खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया गया बजट है। ये वही बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसपे ये पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च होना था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं और उनकी जो जो बातें बाहर उन्होंने कही है वैसे जुमले इस बजट में डालकर वो उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आर्थिक मामलों पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पी वैद्यनाथन अय्यर ने बजट पर एक त्वरित किंतु गंभीर टिप्पणी लिखी। वो लिखते हैं कि चुनाव से पहले पेश हुए इस पूर्ण बजट में पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावन योजनाओं के प्रति आग्रह देखने को नहीं मिलता, लेकिन साथ में एक संतुलन भी, एक उम्मीद भी जताई गई कि गुड इकोनॉमिक्स इजंट नेसेसरली बैड पॉलिटिक्स, यानी आर्थिक रूप से सही फैसले अनिवार्य रूप से राजनीतिक गणित खराब करें, ये जरूरी नहीं। इस तर्क के समर्थन में वो आगे लिखते हैं, सरकार ने इस बात को समझा है कि निजी क्षेत्र बड़ा खर्च करने से कतरा रहा है, इसीलिए सरकार अपने पास से पैसा खर्च कर रही है, लेकिन ये पैसा लोक लुभावन योजनाओं में नहीं बहाया जा रहा है। इसके अलावा और विद्वानों ने क्या लिखा इस टेक्स्ट पर, इसकी तारीफ या आलोचना करते हुए न्यूज रूम से बता रहे हैं हमारे साथी अभिनव। चुनावी साल में संतुलित बजट की तारीफ हुई तो कुछ स्वर आलोचना में भी उठे। उसकी वजह इसी बजट में है, जैसे कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा पर जो खर्च है उसको सरकार ने अपनी तरफ से कम कर दिया है। क्या है वो आंकड़े ऐसे हैं कि साल 2022-23 में 89,000 करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्च किए गए थे, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। लेकिन इस साल यानी 2023-24 के बजट में सरकार 61,000 करोड़ रुपए ही खर्च करना चाहती है मनरेगा पर, यानी ये सीधा 30% की कटौती है। और ये गिरावट जो है वो लगातार दूसरे साल हुई है। 2021-22 में मनरेगा का बजट 98,000 करोड़ रुपए था, जो कि पिछले साल घटा करके 90,000 करोड़ किया गया। उसके बाद 90,000 के करीब 89,000 करोड़ था, और उसके बाद अब जो है इस साल और घटा दिया गया, तकरीबन 25% घटाकर 73,000 करोड़ रुपए 2022-23 में कर दिया गया। और ये गिरावट जो है लगातार दूसरे साल हुई है। साल 2021-22 में सरकार ने इस मद में 98,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन साल 2022-23 में सरकार ने इस बजट का तकरीबन 25% घटाकर 73,000 करोड़ कर दिया था। ये बात सही है कि सरकार ने खर्च इससे ज़्यादा किया था, लेकिन 98,000 करोड़ के आंकड़े से 9,000 करोड़ तब भी कम ही था। और साल 2023-24 में सरकार ने एक बार फिर अपना अनुमान घटा दिया है मनरेगा को लेकर के। ये वही स्कीम है जिसने तमाम दिक्कतों, तमाम परेशानियों के बावजूद कोविड काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कम से कम चलाए रखा, लोगों को भुखमरी का शिकार नहीं होना पड़ा। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक मसला है। और इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का बजट कम किया गया है, इसी तरीके से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का भी बजट कम कर दिया गया है। तो इसको लेकर के आलोचना हो रही है। जो एक नामी वेलफेयर इकोनॉमिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता जा द्रेज हैं, वो कह रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा के मद में भारत सरकार का जो बजट है वो 2 दशक पीछे चला गया है। जहां हम 2 दशक पहले थे, उसी बराबर सामाजिक सुरक्षा का बजट अब फिर से कर दिया गया है। तो ये इस टिप्पणी को लोग आलोचना के तौर पर भी देख रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने बजट में कुछ नया करने का इरादा तो दिखाया ही है। अगर आप बजट से जुड़े और पहलुओं पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आज दिन भर चली लल्लन टॉप की लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़रूर देखें। इसके हिस्से आपको हमारी ऐप, वेबसाइट और यूट्यूब पर मिल जाएंगे, फेसबुक पर भी। इसके अलावा हमारा जो शो होता है आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ खर्चा पानी, वो भी ज़रूर देखें। आने वाले दिनों में हम नेता नगरी और मास्टर क्लास में भी बजट के अलग अलग पहलुओं पर बारीकी से समीक्षा करेंगे, बात करेंगे। संसद पर जो बहस होगी उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि जब जब संसद चलती है तब आता है लल्लन टॉप का शो संसद में आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपनों का और अपनी जेब का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।